दिल्ली के गालिब एकेडमी में AIMIM ने मजलिस कौमी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें न्याय, समानता, आस्था और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आज के टाइम में दिल्ली में जो मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे शहीद हो रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन का मकसद संगठन को मजबूत करना और मुस्लिम कौम की आवाज़ को बुलंद करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शुएब जमई, दिल्ली प्रदेश के महासचिव मोहम्मद अकरम, महरुद्दीन अंग्रेज, जिला अध्यक्ष आसिफ अंसारी के अलावा कई और लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, उनको सम्मान पत्र भी दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर ढेर सारे लोगों ने MIM ज्वाइन करने का काम किया। कैमरामैन इस्लाम के साथ शमशाद अली मसूदी की जो हमारा पार्षद है, MLA है, उसके खिलाफ हमें लड़ना ही होगा। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ स्कूल में संस्कृत दे रहा था बार, तो हमने और साजिद भाई ने, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट डाली, उसे सीधा करने का काम किया। मजलिस की पहचान कैसे होगी? वो हमसे और आपसे होगी। एक आदमी यहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष है, तो कम से कम 1000 लोग उसके अंदर में होते हैं। 1000 लोग जो अपनी विधानसभा में MIM का परचम लेकर विरोधी टीम को पूरी तरह से उसे बिल्कुल नकार देंगे कि काम सही नहीं है, तब हमारा बुद्धिमान होगा। लेकिन आज हम कुछ लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। मजबूत विपक्ष अपने एरिया में नहीं बन पा रहे। जिस दिन हम मजबूत विपक्ष बनेंगे, उस दिन हमारा नाम दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में होगा। हमारे यहाँ चुनाव हुए MCD के, उसमें 7500, 8500, 5500, 700 4 सीटों पे लड़े थे, तो वहाँ का ये हुआ। चूँकि अब लोकसभा भी हो चुकी है, विधानसभा का सेशन बस हमारा चुनाव की तैयारी है। उसी के मद्देनजर आज की मीटिंग का एक तरीके से मौजूदगी इसी पे थोड़ी बात भी हो जाएगी। तो हमारी जो तैयारियां हैं वो अपनी अपनी सीटों को मजबूत कर और चुनाव लड़ने तक की है। दिल्ली में MIM जो पार्टी है, इसके लिए चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां ऐसी है कि आए दिन जो शरपसंद लोग हैं, जो लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, वो असद साहब की कोठी पे कर देते, कभी मस्जिद को कर देते, कभी नॉमिनेशन की शिकायत कर देते मौलाना का। तो यहाँ पे तो समझ लो MIM जो मुस्लिम पार्टियाँ हैं, इनके लिए चुनौतियाँ भरपूर हैं। हमारी ज़्यादातर विंग्स बन चुकी हैं। अभी लीगल सेल वाले भैया खालिद साहब बोल रहे थे, IT वाले भी हैं, वुमेन सेल्स भी हैं, तकरीबन सारे काम हो चुका है। चुनाव के लिए काम करना, और चुनाव जो है जल्दी जनवरी और फरवरी में आने वाला है। तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि आप कमर कस लें और इंशाल्लाह दिल्ली में MIM जो है 20 से 25 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। जो 5 से 7 सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल है, बाकी हम तो OBC और दलित से गठजोड़ कर उसमें जो है मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे और उनके लिए चुनाव की रूपरेखा तैयार है। एक कौम ऐसी है जिसको इन तीनों ही फील्ड में पछाड़ा जा रहा है, और इन तीनों फील्ड में पछाड़ने की वजह जो है, असल वजह जो है, जितने भी सरकारी इदारे हैं वो तासुब की गिरफ्त में हैं, और उस तासुब की गिरफ्त की वजह से मसाजिद हो या मदारिस हो या कोई भी हमारी इबादत गाहें हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद अदालती जो इदारे हैं वो इंसाफ करने की बजाय मेजॉरिटी के सामने नमस्तक हैं। अदालती इदारों से आपको जब इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि ताकत को देखकर तराजू में तोलकर इंसाफ किया जा रहा है। पार्टी को ज्वाइन किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद खुशी में। मेरा मन जब था जब मैंने OBC साहब को मक्का में जाकर जो उन्होंने स्पीच दी थी, किसी ने उनसे कहा कि आप BJP की बी टीम हो, जब से मेरा मन बदल गया और मुझे लगा कि इस पार्टी को मजबूत करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तब से मैं इस पार्टी में हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आया हूँ और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, श्रीलंका विधानसभा से। ऊपर उठा करके
कि ये बीच में आ गई, सड़क के बीच में आ गई है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसके कागजात नहीं है, इस तरह के इल्जामात लगा करके हमारी मस्जिदों को मस्मार किया जा रहा है, हमारे दरगाहों को मस्मार किया जा रहा है, मदरसों को मस्मार किया जा रहा है। तीसरा एक और पॉइंट हमारा दिल्ली के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी तालीम है, उसके लिए हमारा जो है कौमी सम्मेलन ये तालीम के लिए किया जा रहा है कि हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम हासिल हो, हमारे बच्चों को भी औरों की तरह दूसरी कौमों की तरह हमारे बच्चों को भी तालीम मिले और उन्हें भी जो है एक इज्जत के साथ नौकरी मिले और वो भी हमारे हर शोबे में वो भी जाएं और उनको जो है नौकरी मिले। पांचवी बात हमारी, मुझे दिल्ली के अंदर जिस तरह तेलंगाना के अंदर, जिस तरह केरल के अंदर 5% रिजर्वेशन है, मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन है, उसी तरह हमारी ये डिमांड है कि दिल्ली के अंदर भी मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं तमाम मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो ये हमारे पॉइंट हैं इन्हें बढ़ चढ़ करके लिखें, इनके बारे में लिखें और तमाम अखबारों में अपने इन्हें सही जगह दें, जिससे कि यहाँ पर इनके कानों पर जो है रहेंगे और इन्हें पता चले कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, इनके हक कितने हकों के इनका हक जो है हक तलफी की जा रही है। की मजबूती और संगठन के साथ मिलकर के चलना, आज हमारे विचार छोटे से छोटे साथ इशू के साथ खड़े होंगे। हमारे सामने बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग जिस आधार पर हम बात कर रहे थे कि आज का हमारा विषय मॉब लिंचिंग है और मस्जिदों के डिमोलिशन के आधार पे हम लोगों को बात करनी थी। एक वार्तालाप है हम लोगों का मिलकर के आपस में बात करना कि हम लोगों को ही इतना इश्यूज, हम लोगों के साथ ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। जो हमारी MIM पार्टी है ये मुस्लिम मुद्दों के आधार पे बात करती है, मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करना MIM ने हर प्रकार से मुस्लिम मुद्दों को बुलंद किया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है और 2023 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने जब वहाँ पे 250 साल पुरानी एक मंदिर को मान्यता प्राप्त हाई कोर्ट ने डिमोलिश कर दिया हुबली में, तो वहाँ की उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी मुल्क में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उसने एक प्रोटेक्शन एक्ट कानून बनाया 2023 अक्टूबर में। प्रोटेक्शन एक्ट यानी सारे मजहब के मानने वालों की प्रॉपर्टी, इबादत गाह सरकार की जिम्मेदारी है उसकी देखभाल करे। इसके अलावा वो सरकारी जमीन पे हो या प्राइवेट जमीन पे हो, लेकिन कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे रहनुमा जो राजनीतिक हैं, इस बारीकी को समझें कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक कर्नाटका गवर्नमेंट ने पहल किया, हम क्यों न दिल्ली में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में इसको अपनी तहरीक के तौर पर लें। तमाम इबादतगाहों की हिफाजत, तमाम रिलीजियस स्ट्रक्चर की हिफाजत कानून के जरिए हो और सबको जो है बराबर का हक मिले। आपकी मीनार, आपकी मसाजिद ये पहचान है और हमारे दीन से इसका ताल्लुक है। हमें इसकी हिफाजत हमारी ड्यूटी, हमारी फ़राइज़ में से आता है। हम तमाम उन लाइक माइंडेड राजनीतिक और सामाजिक लोगों का वेलकम करते हैं और फोरम एक ट्रस्ट है, फोरम है, इसमें तमाम उस तरह के तहरीक में शामिल हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जुडिशरी से ताल्लुक करते हैं, मीडिया से करते हैं। 6 स्टेट में हम इसको ऑपरेट करते हैं और हम पिछले 2 साल में 250 बीघे जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया। हमने एक तहरीक चला के उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के, इबादतगाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनवाया सरकार को मजबूत करके। सरकार पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऐसा है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है और किसी प्रदेश में नहीं होता है। 27 साल में अभी तक वहाँ बाइलाज नहीं था, बाइलाज बनवाया जा रहा। इसका मतलब ये सरकार माकूल है, काम करना चाहिए, काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। मैं ऐसे जो मस्जिद की ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं, उसको बचाना बहुत ज़रूरी। दिल्ली के अंदर अलग अलग साजिशों के जरिए से, चाहे वो भगवा संगठन हो, कुछ हिंदुत्व संगठन है, कुछ लोगों ने फर्जी नाम से हिंदू संगठन बनाए, वो कोर्ट में जाकर के वकीलों के जरिए से PIL करते हैं और बाकायदा मुहिम के तहत हमारी जमीनें हड़पी जा रही है। लेकिन इसके उलट हमारे समाज के अंदर कोई ऐसी चेतना या कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि हम उसके लिए वकीलों की टीम तैयार करें, कोई ऐसी मुहिम चले ताकि उन जमीनों को बचाया जा सके।
सैकड़ों की तादाद में ऐसी कदीम मस्जिदें हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो सब जगह कब्जा होते होते जो है वहां पे बस्तियां आबाद हो गई और वो मस्जिदें सब खत्म हो गई, और फिर उसको साजिश करके उसको यहाँ से अब ढाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अब्दुल अलीम साहब है, बहुत जबरदस्त इलाके में इनमें इनकी पकड़ है और बहुत उसकी बात है कि काफ़ी साल कांग्रेस इस मौके पर हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर सुनील वैसी साहब ने पिछले दिनों मुखर्ता के साथ मीडिया पे बात रखी और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब अस्पतालों में खून चढ़ाए जाते हैं तो क्या उन पर नाम लिखा जाता है? जब सिप्ला कंपनी जो एक मुसलमान की कंपनी है वो जब दवाएं खाई जाती हैं तो देखा जाता है कि मुसलमान की कंपनी है। मुझे ये बताइए कि रमज़ान जब आता है तो क्या ये मुसलमान कहता है कि हमारा रमज़ान है, रोज़ा है, लिहाजा दिल्ली के जितने रेस्टोरेंट हैं उसको आप बंद कर दीजिए, जितनी शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दीजिए? क्यों नहीं बंद करते आप? हम तो शराब नहीं पीते। जब रमज़ान के मौके आते तो क्या कभी हमने कहा कि जो यहाँ से दूसरे नाम जो हिंदू साथियों की जो दुकान है उसके नाम चेंज कर दीजिए आप? इस देश में जब किसी कालरा साहब की कंपनी का नाम खान चाचा हो सकता है, सबरवाल साहब की कंपनी का नाम अल कबीर हो सकता है, हिंदू जैन ओनरों के कंपनियों का नाम मुस्लिम नामों के साथ बीफ बेचते, कारोबार करते, हलाल सर्टिफिकेट देती है सरकार, संस्थाओं से लेते हैं, तो फिर मुसलमानों के यहाँ से दुकानों का नाम वैष्णो ढाबा क्यों नहीं हो सकता? साची ढाबा क्यों नहीं हो सकता? या यहाँ से शिवा भोजनालय क्यों नहीं हो सकता? क्या कोई कानून बना है कि आप नाम नहीं रख सकते, इंटर रिलीजियस नाम नहीं रख सकते? कोई कानून बना है? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि नफ़रत के बयार थी, एक वोटर वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा किया गया था जो गलत था। और हमने मीडिया में बात रखी कि क्या कसूर था वो सहारनपुर और उन लोगों का जो उन ढाबों में काम करते थे, उन मुसलमानों को क्यों नौकरियों से निकाल दिया गया? क्या यहाँ पे कोई कानून था कि सिर्फ हिंदू होटल में सिर्फ हिंदू ही काम कर सकता है या मुसलमान होटल में सिर्फ मुसलमान ही काम कर सकता है? पर वो सवाल ये भी कर उन रहे हैं यात्राओं पर यहाँ से जो मस्जिदें और बाज़ार थी उनको क्यों चादरों से ढक दिया गया? हमारे मुहर्रम के जब जाते हैं या रमज़ान का मौका आता तो हम कहते हैं कि यहाँ से कि मंदिर को चादरों से ढक दीजिए। इसलिए ये नफ़रत बंद होनी चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि आप किस मानसिकता से ग्रसित हैं। आज मजलिस इसलिए तो लड़ रही है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है जब वोट देने की बारी आती है तो मुसलमान उनको वोट देता है जिनकी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, और जावेद की दुकान लूट ली जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और गिरफ्तारी भी जावेद की होती है। मोहब्बत की दुकान को आप सजाए बैठे हैं, मुसलमान भी उनको वोट देता है, लेकिन जब कोई मसला आता है तो ये उम्मीद करते हैं कि बैरिस्टर साहब बोल रहे नहीं बोल रहे, MIM बोल रही नहीं बोल रही, MIM तो बोल रही है, दिल्ली मजलिस भी बोल रही है, बैरिस्टर साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों कभी उस वफा का सिला भी तो दो, कभी वफादारी तो निभा के दिखाओ। आज तुम्हें यह लग रहा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारी यहाँ से ताकत नहीं है। याद रखो, आने वाले 10-15 सालों के बाद देश का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वैसे ही याद करेगा जैसे आज हम एजुकेशन की क्रांति में सर सैयद को याद करते हैं, मुसलमानों की पॉलिटिकल क्रांति में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। डॉक्टर साहब, दिल्ली में दरगाहें और मस्जिद और मदरसे लगातार तोड़े जा रहे हैं और अभी 5 दर्जन ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट है जिन्हें तोड़ने की बात की जा रही है, क्या मजलिस का रुख रहेगा उसके लिए? केजरीवाल सरकार ने मुसलमानों को धोखा दे दिया। पहले ये कहते थे कि ये हमको MCD में भी जिता दो, अब MCD में भी मुसलमानों ने भर भर के वोट दे दिया, तो ये MCD वाले, ये आम आदमी पार्टी वाली मुसलमानों की बस्तियां और दरगाहें और मज़ारें तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं।
ये तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है दिल्ली का मुसलमान देख कर। हालांकि मजलिस इन मामलों में आगे बढ़ रही है, हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, और अगर अगली बुलडोज़र चलने से पहले हमारे मजलिस के साथी भी खड़े होंगे। इसको लेकर आज हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी किया है। आप देख रहे हैं इस तहरीक को हम आगे चला रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो दिल्ली के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देख करके आपने केजरीवाल को यहाँ से साथ किया? क्या देखते हैं आप कि सिर्फ भाजपा को हराने की वजह से आप ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं जो आपको ही कमज़ोर कर रहे हैं, जो आपके ही पीछे पड़े हैं? इसलिए आने वाले विधानसभा में बहुत कुछ तय होने वाला है। हम उस विधानसभा में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, इरशाद साहब हैं, हमारे युवा नौजवान साथी हैं माशाल्लाह, और आगे भी एक बड़ी जिम्मेदारी भी हम उनको देने जा रहे हैं। मजलिस कौमी सम्मेलन था, इसमें हमने मॉब लिंचिंग और मस्जिद मदारिस और जो डोमिनेशन किया जा रहा है उसके लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और दिल्ली में 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए तेलंगाना और केरल की तरह। और मुसलमानों में जो तालीम का मेयार कम है तो तालीम के लिए मुसलमानों को तालीम मिलनी चाहिए, उसके लिए तालीम का निज़ाम बनाना चाहिए। इसीलिए और हमें जो है हम मजलिस की ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया। आज जो है दिल्ली में देखा जाए दरगाहें मस्जिदें और मदरसे लगातार तोड़े जा रहे हैं, ऐसे मजलिस का रुख क्या आगे दिल्ली में? मजलिस इसके खिलाफ है, बिल्कुल जो है हमें खड़ी रहेगी, उनके विंडोज़ के सामने मजलिस का कार्यकर्ता अपना एहतजाज करेगा। देखिए एक्चुअली हम लोगों को जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो है मजलिस मुसलमानों की बात करती है, मैं बार बार अभी स्टेज पर मैंने पहले भी बोला है कि मुसलमानों को हमेशा अभी सच्चर कमेटी रिपोर्ट देख लो या रंगनेथन कमेटी की रिपोर्ट देख लो, सभी रिपोर्ट्स में मुसलमान हमेशा पिछड़े हुए लेवल पर आ रहे हैं। अभी भी मुसलमानों को अगर उनकी भागीदारी देखी जाए या किसी लेवल पर भागीदारी देखी जाए गवर्नमेंट जॉब में या पुलिस में या किसी भी सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में, तो मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो हमारी मजलिस की ये कोशिश है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब इस तरह प्रोफेशनल खेल के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, तो क्या किस लेवल पे आप जो नौजवान हैं उस लेवल पे? देखिए प्रोफेशनल सेल का मतलब है कि जितने भी व्यावसायिक लोग हैं वो सभी प्रोफेशनल सेल में आते हैं। जितने दिल्ली के व्यावसायिक लोग हैं कि वो किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो या एजुकेशन सेक्टर में हो या किसी बिजनेस सेक्टर में हो या इंडस्ट्री सेक्टर में हो, जो भी सेक्टर में हो वो उस सेक्टर के अंदर वो मजलिस के अंदर जो जुड़ रहे हैं और मजलिस के अंदर जुड़ करके वो ये काम कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और बाकी दल जो है नफरती बयान फैला रहे हैं, आप किस तरह से उनका रोकने का प्रयास करते हैं? नफरत का हम प्यार से जवाब देंगे। हम वो नफरत बांटेंगे, हम प्यार बांटेंगे, हम मोहब्बत बांटेंगे, हम एक दूसरे से गले मिलेंगे। मोहब्बत की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन जब लेकिन वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं बांटते। मुसलमानों की आवाज़ होती तो उनकी आवाज़ ही नहीं करती। हाँ, वो लॉलीपॉप देते हैं, वो केवल उनके पास आलू से सोना निकाल सकते हैं या फिर हिंदू मुसलमान कह के मुसलमान को लॉलीपॉप दे सकते हैं। मैं पिछले जब से लोकसभा का नया संसद शुरू हुआ है, नया सत्र शुरू हुआ है, कोई मुझे इंडिया के अंदर एक भी इंसान ये बताए कि राहुल गांधी जी ने मुस्लिमों के हक में ये काम किया।